गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम पेज नंबर 74 से पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ के पठन के साथ साथ मैं आपको पाठ में आए कठिन शब्दों के बारे में बताऊंगी और पाठ की व्याख्या करती चली जाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं पेज नंबर 73 की बिल्कुल लास्ट लाइन से। दक्षिण में जो श्रेणी है वह मान्य श्रेणी कहलाती है। दक्षिण में जो एक श्रेणी है उसे मान्य के नाम से जाना जाता है। अब इस मान्य श्रेणी का अर्थ क्या है? कहीं ये बौद्धों के मान्य मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओ मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है। यहाँ पर बताया गया है कि जो मान्य श्रेणी है कहीं वह बौद्धों के मान्य मंत्र के नाम पर तो नहीं उसका नाम रख दिया गया है, और उनका जो एक बीज मंत्र है वह है ओम मणि पद्मे हूँ। तो ये वो लोग बोलते रहते हैं और इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? माने। अब फिर लेखक कहते हैं कि कहीं इस श्रेणी का नाम भी इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इन पहाड़ियों पर जो माने का जो उच्चारण था, जो बीज मंत्र था, उसको बार बार बोला गया, उसका उच्चारण किया गया, उसका इतना जाप हुआ कि अब इन श्रेणियों को अगर माने श्रेणी नहीं कहते तो कह ही देना चाहिए। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। अब इंपीरियल गजेटियर क्या कहता है कि जो मान्य श्रेणी है उसकी ऊंचाई 21,646 है, और यह तो इस श्रेणी की किसी भी चोटी की ऊंचाई होगी। अब जो श्रेणियां होती हैं, पहाड़ों की जो श्रृंखलाएं होती हैं, उनकी जो ऊंचाई है वो एक जैसी नहीं होती। आपने भी देखा है कि पहाड़ ऐसे ऐसे होते हैं, तो किसी की थोड़ी ऊंचाई होती है तो किसी की ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक बताई गई है। कई गांव तो समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं, और एक या दो हैं वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 13,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियाँ 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। यहाँ पर इन चोटियों की ऊंचाई के बारे में बताया गया है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों में होड़ लगाना मृत्यु है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि लेखक कहते हैं कि मैं इन पहाड़ियों की ऊंचाई नापने के चक्कर में नहीं हूँ कि मुझे इनकी मेजरमेंट करनी है, इनको मापना है, और ना ही मैं इन पहाड़ियों से होड़ लगाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मैं तो बस थोड़ा सा इनके बारे में जानता हूँ, और अगर मैं इन ऊंचाइयों से होड़ लगाता हूँ, इनसे कंपैरिजन करता हूँ, इनकी बराबरी करना चाहूँ तो मेरी मृत्यु निश्चित है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। यहाँ पर लेखक ने जो युवक युवतियाँ हैं, जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, उनको बुलाया है और कहा है कि हम जैसे तो क्या, जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो इनका मुकाबला कर नहीं सकते, तो जो युवक युवतियाँ हैं वो आगे आएँ और इनको गले लगाएं, अर्थात इनके ऊपर अपना चढ़ाई करें, इनको नापने की कोशिश करें। वे कहते हैं कि पहले तो जो युवक युवतियां सामने आई, सबसे पहले तो वो अपने अहंकार को समाप्त करें और फिर इन चोटियों पर
फतेह हासिल करके इनके अहंकार को खत्म कर दें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किलोल करें तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन स्पीति पर आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले, यह एक युवा निमंत्रण है। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो ये चोटियाँ हैं ना, ये बूढ़े लामाओं के जाप करने से अब उदास हो चुकी हैं। अब यहाँ पर नए युवक युवतियों को आना चाहिए। वे यहाँ आकर हंसी खुशी रहें। किलोल होता है हंसी मजाक करना, और कुव्वत होता है ताकत, और यौवन होता है बेटा जवानी। तो कहता है कि जो नए बच्चे हैं उनको यहाँ आना चाहिए। वे अपनी ताकत यहाँ दिखाएं, साहस दिखाएं और हंसी खुशी से इस यानी कि आनंद का अनुभव करें। और फिर वे कहते हैं कि अगर यहाँ पर युवक युवतियाँ आती हैं तो हो सकता है कि जो ये माने की चोटियाँ हैं, जो श्रृंखलाएँ हैं, ये इनके अंदर जो अहंकार है वह थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और हो सकता है कि जो युवक युवतियाँ आएँ, जो युवा जनरेशन यहाँ आए, तो हो सकता है कि उनके अट्टहास की, उनकी हंसी की आवाज़ से यह थोड़ी सी पिघल जाए। यह वे जो बच्चे हैं उनको एक खुला निमंत्रण देते हैं कि आप यहाँ आइए और इनको जीत लीजिए, इन पर फतेह हासिल कर लीजिए। पेज नंबर 75। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है। षड होता है 6। लाहुल और स्पीति में दोनों में दो दो ऋतुएं होती हैं, दो दो सीजन्स होते हैं। कहीं पर लेखक कहते हैं कि मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है। बखान कहना बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक, अल्प होता है थोड़ा, कालिक होता है समय, थोड़े समय की वसंत ऋतु आती है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। लेखक ने यहाँ बताया है कि जून से लेकर सितंबर तक थोड़े समय की वसंत ऋतु होती है और फिर पूरे साल सर्दी की ऋतु चलती रहती है। फिर वहाँ के तापमान के बारे में बताया गया है कि वसंत में जुलाई में जो औसत तापमान होता है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब सर्दियाँ होती हैं यानी कि जनवरी में 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अब वसंत में क्या होता है, दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। अब सर्दी में क्या होता होगा यह तो हम खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। अब कभी रहकर देखा जाए तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि वहाँ पर लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। तो स्पीति में क्या है, लाहुल से भी कम समय का वसंत होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है। मैं कुछ शब्दों के अर्थ आपको बता देती हूँ। बर्फ़ होता है, बर्फ़, आइस, ठंडक, ठंड होना, और जो आपका है शूल होते हैं कांटे। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो स्पीति में वसंत है वह लाहुल से भी कम दिनों की होती है। वसंत में ना तो यहाँ फूल खिलते हैं ना हरियाली होती है, और जो एक फूलों की, पेड़ पौधों की जो गंध होनी चाहिए वह भी यहाँ नहीं होती है। दिसंबर में फिर से घाटी में बर्फ़ पड़ने लगती है और यह अप्रैल मई तक पड़ती रहती है। अब बर्फ़ पड़ेगी तो क्या होगा, ठंड भी ज़्यादा होती है जो लाहुल से अधिक होती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं जो मनुष्य को पूरी तरह से परेशान कर देती हैं। वो जब मनुष्य के ऊपर आती हैं यानी कि जब मनुष्य उनका सामना करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कांटे चुभ रहे हों। लास्ट पैराग्राफ 75 पेज। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार करना ही पड़ा।
कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। स्पीति में फिर वर्षा के बारे में बताया गया है कि वो लाहुल से भी कम होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से बहुत दूर रह जाता है। यहाँ बरखा बहार यानी कि बारिश नहीं आती है। अब जो कालिदास का एक आप कह सकते हो कि उनकी जो एक कविता थी उसमें उन्होंने सारा वर्षा ऋतु के बारे में बताया है, तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पेज नंबर 76। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को लहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा। ये कालिदास द्वारा रचित एक पुस्तक है, तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और वो एक जो पुस्तक है वह है आषाढ़ का एक दिन, तो उसमें इन शब्दों का वर्णन किया गया है। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमालय की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। यहाँ पर यह है कि जो कालिदास ने जिस वर्षा ऋतु का वर्णन अपनी किताबों में किया है वे विंध्याचल में होती हैं। हिमालय की इन घाटियों में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। लालित्य क्या होता है? लालच होता है। तो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि जो लाहुल स्पीति के रहने वाले हैं, जो निवासी हैं यहाँ के, वे इसका जो प्यार है वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, यानी कि वो कभी महसूस ही नहीं कर सकते। वो ये भी नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, जो मस्त हाथी हैं वो मस्त होकर चिंगाड़ने लगते हैं, चारों तरफ जंगलों में हरियाली ही हरियाली छा जाती है और अपने प्यारों से बिछड़ी हुई जो स्त्रियां होती हैं वो रोती कलपती रहती हैं। जो मोर होते हैं वे नाचने लगते हैं और बंदर चुप मारकर यानी कि बरसात से डरकर गुफाओं में जाकर छिप जाते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यह पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। यहाँ पर लेखक ने एक तो वर्षा की महिमा का बखान किया है कि वर्षा ऋतु कितनी अच्छी होती है, दूसरी तरफ जो स्पीति के लोग हैं जो इस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते तो उनको बता रहे हैं। यानी कि जो बारिश में क्या होता है, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी कौन है? बारिश होती है। सभी जो अब ये पेड़ पौधे सूखे हो जाते हैं, बारिश के कारण क्या होता है, फिर से हरे भरे हो जाते हैं और किसान भी जो फसल है जो उनकी इस वर्षा पर निर्भर करती है उसको उगा पाते हैं। जितने भी मनुष्य हैं वो सब खुश हो जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि अगर स्पीति के नर नारी, स्पीति के निवासी यह आकर पूछें कि जो ये वर्षा ऋतु है, ये देव यानी कि जो इंद्र देवता हैं ये कौन है, कहाँ रहते हैं, वे यहाँ पर क्यों नहीं आते, क्योंकि उन्होंने तो कभी बारिश ही नहीं देखी हुई। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है। बंध्या होती है बेटा बंजर हो जाना, जिस पर कोई भी फसल पैदा ना हो। तो लेखक कहते हैं कि स्पीति में कभी कभी बारिश होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मन भरकर बारिश हो जिससे मन खुश हो जाए। धरती सूखी रह जाती है, ठंडी और बंध्या रहती है, यानी कि उस जो बारिश होती है वो काफ़ी कम होती है, उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब आगे फसलों के बारे में बताया गया है, पेज नंबर 76 पर लास्ट पैराग्राफ। स्पीति में साल में एक बार फसल होती है। मुख्य फसलें कौन सी हैं? 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों, ये फसल होती है। जो जौ है वो मुख्य होते हैं। अब सिंचाई का साधन क्या है? पहाड़ों से जो नाले आते हैं उनसे सिंचाई की जाती है। अब ये नालियाँ जो हैं वो क्या करती हैं? पहाड़ों के किनारे किनारे दूर तक चली जाती हैं।
लेकिन जो स्पीति नदी का तट है ना, वह किसी भी काम का नहीं है, और जो उसके ऊपर फिर पानी होता है वह भी किसी भी काम में नहीं लाया जा सकता। स्पीति में काफ़ी ज़मीन ऐसी है, अगर उस पर वे लोग कार्य करें तो उसे खेती के लायक बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि उस पर काफ़ी जल उलीचा जाए, यानी कि काफ़ी पानी डाला जाए, या फिर ऐसा कोई पानी का साधन स्रोत वहाँ पहुँचाया जाए कि वहाँ फसल पैदा हो सके। स्पीति में कोई भी फल नहीं होता, फ्रूट्स नहीं होते हैं। मटर और सरसों को छोड़कर कोई फसल नहीं होती, सब्जी नहीं होती है। वहाँ की जो है ऊंचाई है, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी, यहाँ इनकी वजह से ना तो कोई फसल होती है, ना कोई सब्जी होती है, और ना ही कोई पेड़ पौधे होते हैं। वर्षा क्या है? यहाँ एक घटना है, अगर हो जाए तो हम जैसे कहते हैं ना कि कोई घटना घट गई, तो वर्षा का होना वहाँ एक घटना के समान माना जाता है। अब जब लेखक वहाँ गए थे तो उनका पहुँचना एक सुखद संयोग था। जब लेखक काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो रात को उनको लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, बजा रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है, तो इस समय कौन होगा? तो उन्होंने क्या किया, लैंप की लो तेज की थोड़ी सी, और फिर एक पल्ला खोल कर देखा, एक दरवाज़ा खोल कर देखा, तो एकदम से तेज हवा का झोंका आया और उनके मुंह और हाथ को काफ़ी परेशान कर गया। उन्होंने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब फिर इन्होंने आड़ में से देखा, जैसे झिरियाँ सी हों दरवाजे में से, या थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखना, वहाँ से देखा तो इनको लगा कि बारिश हो रही है। वे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, ठंड था और हवा भी चल रही थी, तो उन्होंने ऐसा एहसास किया कि बारिश हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे जो वर्षा की बूंदें जब गिर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो, और जो वहाँ पर बेटा जो आवाज़ आ रही थी वर्षा की, वो भी काफ़ी मधुर संगीत पैदा कर रही थी। अब एक तो बर्फ़ गिरती है और ऊपर से वर्षा हो जाए तो क्या होगा, वहाँ ठंड बढ़ ही जाती है। अब लेखक अपने बिस्तर में पड़े पड़े कब सो गए उनको पता ही नहीं चला। फिर वे सुबह उठे तो चाय पीते पीते उन्होंने सुना कि जो लेखक आए हैं ना, इनकी यात्रा शुभ है, और स्पीति में फिर बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी। अर्थात लेखक का वहाँ जाना लोग एक सुखद संयोग मान रहे थे कि इनकी आने की वजह से बारिश हुई है। अब आपका पाठ नंबर 6 उसका पठन और उसकी व्याख्या खत्म होती है। आप इस पाठ में जो आपका अभ्यास कार्य है उसे एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रश्न उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और पाठ को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे।